एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल प्लेटफॉर्म बायोबडी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अगर तुम्हारे पास नई एनसीईआरटी होगी तो उसमें ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर नंबर 14 है। ठीक है, आज हम एनसीईआरटी के हाईलाइट्स करेंगे, पीवाईक्यूज हाईलाइट करेंगे। एनसीईआरटी में जो भी पीवाईक्यूज आए हैं इस चैप्टर पे उनको हाईलाइट करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जिनसे पीवाईक्यू बन सकते हैं या वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, उनको हाईलाइट कर रहे होंगे। ठीक है, और साथ में शॉर्ट नोट सेशन है तो शॉर्ट नोट्स तो बनाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन simple molecules like glucose, amino acids, fatty acids, etc. to derived energy to perform various activities. बोला गया है, हमने पढ़ा हुआ है कि सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन क्यों चाहिए हमारी बॉडी में? बिकॉज हमें ब्रेक डाउन करना है ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, फैटी एसिड्स का, क्योंकि हम उससे एनर्जी प्रोवाइड करना चाहते हैं। सिंपल सी बात है। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक हार्मफुल प्रोडक्ट है हमारी बॉडी के लिए, एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उसको हमें बाहर भी निकालना होता है। कैसे निकालेंगे? ऑक्सीजन को अंदर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ेंगे। ठीक है, डिफ्यूजन जब होता है उसके बाद हम ब्रीदिंग के थ्रू बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस, सिंपल सी बात है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है? जब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ते हैं, मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेस होते हैं, मतलब दो तरीके का होता है मेटाबॉलिज्म। एक होता है कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में आती हैं जिसमें कुछ ना कुछ बन रहा होता है हमारी बॉडी में। कैटाबॉलिज्म होता है जब हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तब उसको कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ऐसी चीजें अगर ब्रेक डाउन हो रहा है तो कौन सी रिएक्शंस में आएगा? वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस में। ठीक है, अबव कैटाबॉलिक रिएक्शंस, इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट ऑक्सीजन हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड टू द सेल्स एंड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट। ठीक है, ओके। This process of exchange of oxygen from the atmosphere with CO2 produced by the cell is called breathing, commonly known as respiration. Respiration, breathing अलग चीज है वैसे तो। Respiration is like ऑक्सीजन का यूज करके हम ब्रेक डाउन करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ब्रीदिंग एक उसके अंदर का पार्ट है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग में क्या होता है? ऑक्सीजन को अंदर लेना, इनहेल किया, एक्सहेल किया, जिससे हमने ऑक्सीजन को अंदर ले लिया और CO2 को बाहर छोड़ दिया एक्सहेल करके, ये ब्रीदिंग होता है। ठीक है, बोलती है एनसीईआरटी, प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन, यू नो दैट इट इज ड्यू टू द ब्रीदिंग। हाउ डू वी ब्रीथ? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द चैप्टर। सिंपल सी बात है, अभी कोई भी लाइन इसमें कोई जरूरी नहीं थी, बहुत ही बेसिक सी लाइन है जो तुम्हें सबको पता होती है। ठीक है, तो अभी इसमें कोई भी लाइन जरूरी नहीं, बट इतना ध्यान रखना है, ऑब्वियसली इतना हमें पता है, पूरा चैप्टर पढ़ के आए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम नहीं होती है। रेस्पिरेशन के अंडर आती है ब्रीदिंग। ठीक है, फर्स्ट जो होता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, वो ब्रीदिंग आता है किसके अंडर? रेस्पिरेशन के अंडर। ठीक है, फिर है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब सिंपल सी बात है, हम एक बॉडी में रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो उसके कुछ ऑर्गन्स हैं। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन से पहले हमारे पास है कि हमने किस तरीके से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग को बांटा है। ठीक है, बोला गया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। अगर हम बात करें, इसमें बोला गया है कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। किन दो फैक्टर्स पर? एक है हैबिटेट एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डन? ठीक है, इस लाइन को हम लिख लेंगे इस तरीके से। ये शॉर्ट नोट्स है तुम्हारे, इस तरीके से बनेंगे वेक्टर्स पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट। ठीक है, तो अब हमने लिख लिया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड करता है किन किन फैक्टर्स पे। अब अगर मैं बात करूं, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट की बात कर ही दी गई है, तो इसीलिए अब हम देखेंगे कि किस तरीके से लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से हैबिटेट के बेसिस पर हम बांटते हैं इनको। ठीक है, अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हम डिटेल लेक्चर में पढ़ते हैं, तो हमने पढ़ा था कि स्पंजेस मतलब पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस, एनिलिड्स, तो इनके बारे में बात की जाती है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमने डिटेल लेक्चर में पढ़ा था कि पोरीफेरा टू एस्केहेलमिंथेस में हमें दिखता है कि सिंपल बॉडी सरफेस से होता है। अब यहीं पे वही लाइन लिखी हुई है, लोअर इन्वर्टिब्रेट्स लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेट्स और फ्लैटवर्म्स मतलब प्लेटीहेलमिंथेस एक्सचेंज ऑक्सीजन विद CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर एंटायर बॉडी सरफेस। अब एंटायर बॉडी सरफेस मतलब पूरी की पूरी बॉडी है जो उनकी, वहां से ही होगा सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, और फिर बोलते हैं अर्थवर्म्स यूज द मॉइस्ट क्यूटिकल, जो उनका क्यूटिकल है वो यूज करके, जो उनकी स्किन है वो यूज करके वो करेगी हमारे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, जिसको बोला गया है ट्रैकियल ट्यूब्स।
ठीक है, जब कॉकरोच पढ़ रहे होंगे बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसके बारे में, बट अभी ट्रैकियल सिस्टम के बारे में इतना ही जानना है कि ट्रैकियल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, कॉकरोच में, मतलब आर्थ्रोपोड्स में कह सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। टू द transport atmospheric air within the body. Specialized vascularized structures called gills, ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। गिल से जो रेस्पायरेशन होती है उसको बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पायरेशन। अब गिल से हो रही है मतलब वाटर में हो रही है, वाटर में हो रही है इसका मतलब है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स आ जाएंगे, मोलस्क्स आ जाएंगे। वेयर इज वेस्कुलराइज्ड बैग्स कॉल्ड लंग्स। पल्मोनरी रेस्पायरेशन, जैसे कि अगर हम बात करें पूरा चैप्टर पढ़ के आए हैं तो उसमें हम पल्मोनरी वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है, लंग्स के लिए यूज किया जाता है। तो पल्मोनरी रेस्पायरेशन किसकी मदद से, लंग्स की मदद से हो रही है। आर यूज्ड बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स, टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहती हैं वो वाली फॉर्म्स। फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस अमंग वर्टिब्रेट्स फिश यूज गिल्स, वेयर एम्फीबियंस reptiles, birds and mammals respire through lungs. ठीक है, amphibians like frogs and respire through their moist skins, cutaneous respiration also. अब इन चीजों को लिख लेंगे आराम से। किस तरीके से लिखेंगे चलो देखते हैं। हाँ जी, सबसे पहले क्या है, बॉडी सरफेस, सिंपल डिफ्यूजन, पॉरीफेरा टू एस्केहेलमिंथिस, मॉइस्ट क्यूटिकल, अर्थवर्म, ट्रैकियल सिस्टम किसके पास है, आर्थ्रोपोडा मतलब कॉकरोच के पास है। ठीक है, चलो इसको इस तरीके से हम यहां पर चिपका लेंगे। डन। इसको इस तरीके से आप अपनी एनसीईआरटी में लिख सकते हो, यहां पर स्टिकी नोट चिपका सकते हो या अपनी एनसीईआरटी में इस तरीके से लिख सकते हो। ओके, पॉरीफेरा टू एस्केहेलमिंथिस हमारा बॉडी सरफेस यूज किया जाता है। फिर हमारे पास आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट, टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे लंग्स, पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं, लंग्स की जो रेस्पिरेशन होती है उसको पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोला गया है, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स। ठीक है, उसके बाद आती है एक्वेटिक हैबिटाट। एक्वेटिक हैबिटाट की अगर मैं बात करूं, देखो एक्वेटिक हैबिटाट में क्या है, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन है जो कि गिल्स के थ्रू हो रही है, और फिशेस, एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे हमारे एनिमल किंगडम में। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ओके, अभी एम्फीबियंस के बारे में रह गया। एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो कि डुअल हैबिटाट बोले तो जो कि लैंड पर भी रहते हैं और हमारे जो कि लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल फ्रॉग हो गया। अब फ्रॉग के केस में क्या है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, मतलब स्किन से क्या कर रहा है वो, पानी में है जब। ठीक है, एरियल रेस्पिरेशन लंग से जब वो लैंड पर है। ठीक है, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। इस तरीके से आप भी लिखेंगे। ओके, पोज करके लिखेंगे। नेक्स्ट पेज पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips. Upper lips के ऊपर हमारे पास external nostrils हैं. It lead to the passage nasal chamber through the nasal passage. सिंपल सी बात है। फिर हमारे पास nasal chamber आ जाता है जो कि septum से अलग भी है। ठीक है, nasal chamber फिर जाता है pharynx पे। Pharynx, a portion which is the common passage for food and air. The pharynx open through the larynx region into the trachea. Pharynx के बाद larynx आता है, trachea में open हो जाता है। Larynx एक cartilaginous box है which helps in sound production and hence called sound box. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आगे वाली जो आने वाली है। ठीक है, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड एपिग्लॉटिस टू प्रिवेंट द फूड एंट्री ऑफ फूड इनटू द। अब इसका मतलब क्या है, देखो लैरिंग्स होता है ना, वो कार्टिलेजिनस फ्लैप से बना होता है। कार्टिलेजिनस फ्लैप उसके 9 कार्टिलेज से बना होता है। अब 9 कार्टिलेज में से एक कार्टिलेज होता है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, ट्रैकिया को कवर कर रहा होता है। मतलब अगर ये ट्रैकिया है तो ट्रैकिया के ऊपर ऐसे ढक्कन लगा होगा, दैट इज योर ये ग्लोटिस है। मतलब जो ट्रैकिया की ओपनिंग है ये ग्लोटिस है, ये है एपिग्लॉटिस। ठीक है, एपिग्लॉटिस जब बेसिकली ट्रैकिया को कवर करेगा तो सिंपल सी बात है, जब ट्रैकिया हम खाना खा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली हम ये तो थोड़ी चाहेंगे कि विंड पाइप में खाना चला जाए। ठीक है, और तुम्हें सांस लेने में दिक्कत आए, नहीं ना, तो इसलिए ट्रैकिया को कवर कर देगा ये एपिग्लॉटिस। ठीक है, डन। चलो ओके, तो इसका मतलब ये था। ठीक है, हाँ जी। अब अगली लाइन क्या है, ट्रैकिया इज अ स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी।
ट्रैकिया एक स्ट्रेट ट्यूब है मिड थोरेसिक कैविटी, बोला गया है जो हमारी ट्रैकिया है ना विच डिवाइड्स एट द 5th लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री। हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम है उसकी 5वीं वर्टिब्री पे हमारी ट्रैकिया डिवाइड कर जाती है। अब इसको समझते हैं क्या बोलना चाहता है ये। अब यहाँ देखो, ये तुम्हारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया मतलब विंड पाइप, ठीक है। अब ये बेसिकली यहाँ पर पीछे से 5th थोरेसिक वर्टिब्री का लेवल है ये, मतलब पीछे जो होगी डॉर्सली यहाँ पर 5th थोरेसिक वर्टिब्री होगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिवाइड कर जाएगी दोनों लंग्स में, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, आगे जो है हमारे पास क्या है, ट्रैकिया है। अब ट्रैकिया कौन से लेवल पर डिवाइड कर रहे हैं, 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे। अब ये क्या है हमारी, ये है हमारी प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब प्राइमरी ब्रोंकाई आगे जाके और डिविजन्स में जाएगी, सेकेंडरी ब्रोंकाई, 2 डिग्री ब्रोंकाई मतलब सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक है। फिर आएगी 3 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, ठीक है। फिर आएगी हमारे पास इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर आएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, वैसे मैंने इसका फ्लो चार्ट बना दिया है, ठीक है, बट अगर ऐसे समझना चाहें तो हम देखो, ये हुई हमारे पास 2 डिग्री, एक सेकेंड, ये 2 डिग्री ब्रोंकाई हो गई। अब ये और डिवाइड करके क्या जाएगी आगे, 3 डिग्री ब्रोंकाई में, ठीक है जी, 3 डिग्री ब्रोंकाई हो गई ये। अब 3 डिग्री ब्रोंकाई से फिर जाएंगे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स हो गए, हाँ जी, ये क्या हुए, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। अब इनिशियल ब्रोंक्यूल से आगे जाएंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आगे और इस तरीके से डिवीजन चलती रहेगी, ठीक है। ये एक रफ डायग्राम था। अब इसकी डिवीजन को देखो, सबसे पहले क्या हुई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स आई। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है जी। ट्रैकिया कब डिवाइड की, एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है जी, ठीक है। ट्रैकिया आई, फिर ट्रैकिया डिवाइड कर गई एट द लेवल ऑफ 5th थोरेसिक वर्टिब्री, हाँ जी, 5th थोरेसिक वर्टिब्री पे लेवल पे डिवाइड करी, फिर 1 डिग्री ब्रोंकाई, 2 डिग्री ब्रोंकाई, 3 डिग्री ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है जी। अब उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास आगे आए, देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोल, देखो, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आए, एल्वियोलर डक्ट आई, एल्वियोलाई आए। अब ना मैं यहाँ पर एक तीर से 2 निशाने लगाने वाले हैं। ये क्या होता है हमारा, अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास होता है कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है। कंडक्टिंग पार्ट क्या है, जो कि हमारी जो एयर आती है उसको ह्यूमिडिफाई करता है, मॉइस्चन करता है, वार्म करता है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कंडक्टिंग पार्ट है ये, ठीक है जी, क्या है ये, कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, ये कंडक्टिंग पार्ट है, ओके। और ये कौन सा पार्ट है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोलर डक्ट, फिर एल्वियोलाई, ये है तुम्हारा एक्सचेंजिंग पार्ट, ठीक है, एक्सचेंजिंग पार्ट, हाँ जी, ठीक है। तो ये एक्सचेंजिंग पार्ट है। इस तरीके से आप भी अपनी एनसीईआरटी में लिखेंगे, ओके। इस तरीके से एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाने हैं, जब तुम पढ़ो शॉर्ट नोट से ही सब कुछ रिवाइज हो जाए, हाँ जी। अब आगे इसको एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीटेड डिविजन्स टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड टेरेस्ट्री ब्रोंकाई and bronchioles ending up in very thin terminal bronchioles. The trachea, primary, secondary and tertiary bronchi, initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings. ठीक है। अब वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है यहाँ पर, मैं चेंज कर लेती हूँ कलर, पेंसिल से इतना दिख नहीं रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर तुम्हें जो दिख रही होगी, दैट इज तुम्हारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेजिनस इनकम्प्लीट रिंग प्रेजेंट नहीं है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं जो, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में और बाकी सारे में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इनमें भी नहीं होती है। तो यहाँ से लेकर अगर मैं बात करूँ, इनमें जो ये हमारे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, नो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है जी, कार्टिलेजिनस रिंग्स, हाँ जी। इस तरीके से हम नोट्स बना रहे हैं। अब यहाँ देखो तुम, एपिग्लॉटिस है, फिर ये लेरिंग्स है, फिर ट्रैकिया है, हाँ जी। और यहाँ पर क्या है, प्लूरल मेम्ब्रेन। अब लंग्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो प्लूरल मेम्ब्रेन 2 प्रेजेंट होती है, सिंपल सी बात है, 2 मेम्ब्रेन है लंग्स की। फिर एल्वियोली है अंदर, प्लूरल फ्लूइड भरा हुआ है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में।
ठीक है। ब्रोंकियोल्स दिखाए गए हैं यहाँ पर, एंड ऑफ रिब लंग, ये क्या है, ब्रोंकस, जो कि डिवाइड करके है जोन में, ठीक है। चलो जी, हाँ जी। उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है वी हैव टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय डबल लेयर प्लूरा विद प्लूरल फ्लूइड बिटवीन दैम, ठीक है। ये कोई इतना शॉर्ट नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इतना सबको याद रहता है। इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस, द आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद thoracic lining, whereas the inner pleural membrane is in close contact with the lung surface. सिंपल सी बात है, जो अंदर वाली होगी वो लंग्स के कांटेक्ट में होगी, जो बाहर वाली होगी वो thoracic chamber के कांटेक्ट में होगी. The part starting with external nostrils up to the terminal bronchioles constitute the conducting part, whereas the alveoli and the ducts from the respiratory or exchange part or of the respiratory system, ठीक है, उसको बोला गया एक्सचेंज पार्ट. ठीक है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वियोली, क्लियर इट्स फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स. हमारे नोज में हेयर लगे होते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को मतलब स्टिक करते हैं और आगे नहीं जाने देते हैं. ठीक है, सिंपल सी बात है. ह्यूमिडिफाई करता है और ऑल्सो ब्रिंग्स एयर टू द बॉडी टेम्परेचर. सिंपल सी बात है, जैसे जैसे कंडक्टिंग पार्ट में एयर ट्रेवल करेगी तो वो बॉडी टेम्परेचर तक आ जाएगी. एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर. एक्सचेंज पार्ट क्या है? एल्वियोली कि डक्ट्स हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स होगी, एल्वियोली होगी, जहां पर क्या होगा? एक्सचेंज होगा. सिंपल सी बात है. किस तरीके से होगा एक्सचेंज? ये एल्वियोली हुई, ये हुई हमारी पल्मोनरी कैपिलरी. ठीक है, जो कि जो हमारे क्या करेगी, ये दे देगी यहाँ पर CO2, क्योंकि सिंपल सी बात है ये बॉडी से CO2 लाई है और ऑक्सीजन यहाँ ले जाएगी बॉडी तक. ठीक है, इस तरीके से एक्सचेंज होगा. तो ये एल्वियोली किस पार्ट में आई? एक्सचेंज पार्ट में आई. एक्सचेंज पार्ट. ठीक है, चलो. हाँ जी. द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर. अब थोरेसिक चैम्बर क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं. चलो, हाँ जी, पहले चलो इसके बारे में पढ़ते हैं. थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम. डोर्सली बोला गया है, मतलब जो हमारा पीछे वाला पार्ट है बॉडी का, उसको बोलते हैं डोर्सल. जैसे कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है, स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है हमारी. ठीक है, तो जो पीछे से जो तुम्हारी पीठ वाला पार्ट है, दैट इज योर वर्टिब्रल कॉलम. ठीक है, और आगे जो तुम्हारी चेस्ट दिखती है जहां पर, वो वेंट्रल है. वेंट्रली बाय द स्टर्नम, तो स्टर्नम बोन प्रेजेंट होती है. ठीक है, लेटरली बाय द रिब्स, मतलब साइड वाइज पे तुम्हें दिखेंगे रिब्स, एंड ऑन द लोअर साइड बाय द डोम शेप्ड डायफ्राम. डायफ्राम कहाँ होता है? नीचे की तरफ प्रेजेंट होता है. तो ये थोरेसिक चैम्बर होता है. द एनाटॉमिक सेटअप of lungs in thorax is such that any change in the volume of the thoracic cavity will be reflected in the lung pulmonary cavity. बोला गया है कोई भी चेंज आएगा thoracic cavity में तो lungs में दिखेगा. सिंपल सी बात है, lungs कहाँ सिचुएटेड है? thoracic chamber में. तो जो भी चेंज thoracic chamber में आएगा वॉल्यूम का, प्रेशर का, तो वो तो हमारे पास lungs में भी दिखेगा. Such an arrangement is essential for the breathing as we cannot directly alter the pulmonary volume. इस तरीके से जैसे कि हम thoracic chamber में चेंज लाएंगे तो वही चेंज lungs में आएगा. उस तरीके से हम ब्रीदिंग कर सकते हैं. ठीक है, चलो इसके बारे में लिख लेंगे इस तरीके से. यहां आप लिख सकते हो ये थोरेसिक केज में क्या क्या आता है. जो अगर नोट्स पढ़े होंगे तुमने डिटेल में, तो इस तरीके से नोट्स में हमने क्या लिख रखा है, ऐसे ही लिख रखा है फ्लो चार्ट बनाकर. ठीक है, तो थोरेसिक केज में क्या हुआ? स्टर्नम प्लस रिब्स प्लस वर्टिब्रल कॉलम प्लस डायफ्राम इज इक्वल टू थोरेसिक चैम्बर. ठीक है, डन. अब अगला है रेस्पिरेशन में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, इसीलिए अब देखो, जब हमने देखा ब्रीदिंग को बोला गया है पल्मोनरी वेंटिलेशन. ठीक है, ब्रीदिंग को क्या बोला गया है? पल्मोनरी वेंटिलेशन. हाँ जी. अब एक चीज मैं यहाँ पर बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन करना चाहूंगी. बेसिकली ना आपको एक टिप है. आप सबको क्या करना है, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमने यहाँ पर ये वाला कलर है, ये पैरेट वाला कलर, इससे हमने क्या किया, हमने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स है जो हाईलाइट कर रहे हैं. ठीक है, अब जो ऑरेंज वाला हाइलाइटर मैं यूज करने वाली हूँ वो होंगे PYQs के लिए. जो भी हम PYQs हाईलाइट करेंगे वो ऑरेंज वाले पार्ट से करेंगे. ठीक है, तो ऑरेंज कलर इस तरीके से क्या होगा, तुम्हारी मेमोरी में चीजें बनी रहेंगी कि जो ग्रीन ये वाला हाईलाइटर है इससे हमने किया है जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है, और ऑरेंज वाला तो जब तुम याद करने की कोशिश करोगे बाद में तो तुम्हें ऐसे कलर्स के थ्रू भी याद आएगा. सिंपल सी बात है, ये ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी है. ठीक है, तो अभी जो PYQs हाईलाइट करने हैं इसमें से देखो किसके ऊपर PYQ आया हुआ है? कंडक्टिंग पार्ट के ऊपर PYQ आया हुआ है. कहाँ गया? कंडक्टिंग पार्ट के ऊपर PYQ आया हुआ है. ये पूछा गया था नीट 2022 में. कंडक्टिंग पार्ट के ऊपर PYQ आया है. नीट 2022 में क्या पूछा गया था? नीट 2022 में पूछा गया था कि इसका फंक्शन क्या नहीं है.
ठीक है, वो तो तुम देखोगे PYQs का सेशन, तुम्हें पता लगेगा ये हमने PYQ किया था। ठीक है, तो नीट 2022 में कंडक्टिंग पार्ट के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे चलते हैं। ब्रीदिंग के जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स हैं इनके ऊपर भी PYQ आया हुआ है। रेस्पिरेशन के क्या स्टेप्स होते हैं इनके ऊपर भी PYQ आया हुआ है। चलो सबसे पहला क्या है, ब्रीदिंग और पल्मन। ठीक है, तो इस लाइन को हाईलाइट कर लो सिर्फ ऑरेंज से PYQs के लिए कि ये नीट 2023 में इसके स्टेप्स पूछे थे। 23 में इसके स्टेप्स पूछे थे, मतलब बेसिकली ये दे रखे थे जंबल करके। ठीक है, उसके बाद बोला था कि इसको अरेंज करके लगाओ। ठीक है, 2023 में ये पूछा गया था। क्या है सबसे पहले, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन CO2 रिच एल्वियोलर एयर इज रिलीज। सिंपल सी बात है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की बात की गई है। फिर डिफ्यूजन होगा, कहाँ पर होगा डिफ्यूजन, एल्वियोली की साइड पर। ठीक है, ट्रांसपोर्ट होगा, सिंपल सी बात है, अब मैंने जब एल्वियोली पर पहुंचा दी है गैसेस तो उसके बाद मुझे टिश्यूज पर भी पहुंचानी है, तो वो डिफ्यूजन करके फिर उसके बाद हमें ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टिश्यूज, अब जैसे कि ऑक्सीजन आई है, ट्रांसपोर्ट होकर टिश्यू को देनी भी है, तो वहां पर डिफ्यूजन होगा, CO2 लेनी भी है वापस टिश्यू से। ठीक है, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय द सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शंस। अब ऑक्सीजन आ गई है तो उसके बाद रेस्पिरेशन करके हमें ब्रेक डाउन करके एनर्जी भी तो बनानी है। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से आप अपनी NCERT में लिख लेंगे इसको। ठीक है, pulmonary ventilation, diffusion at alveoli, transport of gases, then diffusion between blood and tissues and then cellular respiration. अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में बहुत ही साफ साफ समझाया हुआ है किसके बारे में, इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन, मतलब इंस्पायरेशन या इनहेलेशन, एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के बारे में। ठीक है, इंस्पायरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज drawn and expiration by which the alveolar air is released out. The movement of air into and out of the lungs and the atmosphere. Inspiration can occur if the pressure within the lungs, intrapulmonary pressure, is less than the atmospheric pressure. अब सिंपल सी बात है, प्रेशर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, यही फिनोमिना यहाँ यूज करना है। किस तरीके से हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को छेड़छाड़ करेंगे, मतलब इनडायरेक्टली प्रेशर पे काम करेंगे। अगर देखें, अगर मुझे एयर को, अब सिंपल सी बात है, सबकी टेंडेंसी होती है हाई से लो जाना। ठीक है, उसी तरीके से हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी। हाई पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ गैसेस है, उसमें से इंडिविजुअल गैस का प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं ऑक्सीजन की ही बात करूँ, यहाँ पे इनहेलेशन में ऑक्सीजन अंदर आएगी। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन को अंदर लाना है तो सिंपल सी बात है, बाहर के एटमॉस्फेयर में ज्यादा रखना पड़ेगा प्रेशर, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, और अंदर के एटमॉस्फेयर, मतलब जो अंदर का, जो हमारा जैसे कि बॉडी है उसके अंदर कम रखना पड़ेगा, जो हमारा थोरेसिक चैम्बर है वहां पर कम रखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर रखेंगे लो प्रेशर। लो पार्शियल प्रेशर कहाँ रखना है, हमारे थोरेसिक चैम्बर में। थोरेसिक चैम्बर में लो प्रेशर रखो। ठीक है, और बाहर एटमॉस्फेयर में ज्यादा रखना पड़ेगा ऑक्सीजन का प्रेशर, तभी तो अंदर आ पाएगी ऑक्सीजन। ठीक है, तो सिर्फ इतना ही करना है। किस तरीके से करेंगे, अब क्या करते हैं, हम प्रेशर पे डायरेक्टली हाथ नहीं दे सकते कि भाई साहब प्रेशर ही सिर्फ कर दो कम, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम के थ्रू जाएंगे। अगर मैंने वॉल्यूम को कम कर दिया तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर कम कर, वॉल्यूम को ज्यादा कर दिया तो प्रेशर कम हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से जाएंगे हम। ठीक है, अब अगर मुझे यहाँ पर प्रेशर कम करना है, मतलब यहाँ कम करना है प्रेशर, तो क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यही करेंगे हम इनहेलेशन में। इनहेलेशन में क्या करेंगे, अंदर के वॉल्यूम को ज्यादा कर देंगे, जिसके थ्रू हमारे पास प्रेशर कम हो जाएगा अंदर का। ठीक है जी, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर is less than the atmospheric pressure. There is a negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Simple सी बात है। Similarly, expiration take place when the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. ठीक है, एक्सपायरेशन में क्या होगा, अब एक्सपायरेशन में मुझे क्या करना है, मतलब एक्सहेलेशन में अगर तुम्हें पता लग ही गया होगा, तो यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना पड़ेगा, सिंपल सी बात है, और यहाँ पर हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखना पड़ेगा। एटमॉस्फेरिक नहीं, सॉरी, हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। क्यों, यहाँ से यहाँ भेजना है ना, बॉडी से बाहर भेजनी है एक्सपायरेशन में, तो यहाँ पर लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और यहाँ पर हाई प्रेशर रखना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो ओके, द डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट्स ऑफ मसल, एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स।
जैसे कि हमारी रिब्स होती हैं, ये रिब्स हैं जिस तरीके से, इसके बीच में मसल्स होती हैं, उसको बोला गया है इंटरकोस्टल मसल्स। अगर मुझे नॉर्मल करवानी है, नॉर्मल ब्रीदिंग करवानी है, तो उसके अंदर लगेंगी हमारे पास बाहर वाली एक इंटरकोस्टल मसल्स। और अगर फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल एक्सलेशन की बात करते हैं तो अंदर वाली इंटरकोस्टल मसल्स होती है। डन, ठीक है। तो इस तरीके से जब हमारा प्रेशर जो होगा जब बॉडी में प्रेशर ज्यादा होगा और बाहर कम होगा तब एक्सपायरेशन होगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब इसमें क्या लगता है, डायफ्राम और स्पेशलाइज सेट ऑफ मसल्स, एक एक्सटर्नल है और एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स है। ठीक है, फोर्सफुल में अंदर वाली काम करेंगी और नॉर्मल में एक्सटर्नल बाहर वाली से ही काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब कौन सी डायफ्राम लगा है एक, और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो कि नॉर्मल की अगर हम बात कर रहे हैं तो। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन किया गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, या हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स के बारे में या फोर्सफुल के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, इसलिए हम पढ़ते हैं डिटेल में। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ thoracic चैम्बर इन द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। अब मैं ना तुम्हें फ्लो चार्ट दूंगी, सिंपल सी बात है, फ्लो चार्ट पढ़ना अच्छे समझ आ जाएगा उससे क्या है। ठीक है, बाकी फिर हम एनसीईआरटी रीड तो कर ही लेंगे। ठीक है, अब इस फ्लो चार्ट में क्या है, फ्लो चार्ट देखो, इनहेलेशन में बोला गया है, इनहेलेशन में क्या होगा, जो डायफ्राम है वो कंट्रैक्ट करेगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिंपल सी बात है, डायफ्राम को फ्लैट करना है। डायफ्राम को जब फ्लैट हो जाएगा हमारा, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तुम्हारे लंग्स है। ठीक है, अब ये तुम्हारे लंग्स है, यहाँ पर डायफ्राम है। ठीक है, अब डायफ्राम देखो, ये तुम्हारे लंग्स है, इस तरीके से कुछ भी ऐसे रफ मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे डायफ्राम ना डोम शेप का प्रेजेंट होता है, नॉर्मली बात करें। ठीक है, अभी लंग्स अपनी नॉर्मल फेस पे है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर हवा भरनी है और वॉल्यूम इंक्रीज करना है लंग्स का। वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डायफ्राम को करना पड़ेगा फ्लैट, और लंग्स आ जाएंगे अब इस तरीके से। हाँ जी, पहले लंग्स मान लो इस तरीके से इसके साथ ही लगे हुए थे यार, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से थे हमारे लंग्स, अब ये इसके साथ आ जाएंगे, उनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब सिंपल सी बात है, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो सिर्फ इस ऐसे थोड़ी होगा कि फ्लैट हो गए हैं, नहीं, अब ऐसे भी होगा। वेस्कुलराइज बैग्स हैं तो वेस्कुलराइज बैग। ठीक है, तो जो हमारे रिब्स होंगे, यहाँ पर जो रिब्स होंगे वो बाहर की तरफ आएंगे, क्योंकि लंग्स को खुलना है अब, और लंग्स को खुलना है तो रिब्स को बाहर की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है, डोर्सो वेंट्रली, डोर्सल से वेंट्रल। ठीक है, आगे से इस तरीके से बाहर निकलेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन। एंटीरियर पोस्टीरियर मतलब जो डायफ्राम था इस तरीके से प्रेजेंट था, वो इस तरीके से फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, और हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जैसे कि ऐसे रिब्स पे प्रेजेंट थी तो इस तरीके से बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ठीक है, चलो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन, रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इंक्रीज थोरैसिक वॉल्यूम और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, डन, इसीलिए हमने इनहेलेशन के बारे में ऐसे बोला। ठीक है, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, द वॉल्यूम ऑफ thoracic चैम्बर इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, द contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and next page and the sternum causing an increase in the volume of thoracic chamber। जो स्टर्नम है, जो स्टर्नम लगा हुआ है रिब्स को, वो आगे लेके जाएगा, सिंपल सी बात है, और उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर देगा। द ओवरऑल इंक्रीज इन द thoracic वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम, लंग्स में भी चेंज आएगा। An increase in the pulmonary volume decreases the intrapulmonary pressure to less than the atmospheric pressure, which forces the air from outside to move into the lungs। अब जब वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी तरफ हाई प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, लो पार्शियल प्रेशर कहाँ है, हमारा बॉडी में है, तो हमारी एयर अंदर आ जाएगी, सिंपल सी बात है। ठीक है, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न्स द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पर क्या हुआ था, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, डायफ्राम को नीचे कॉन्ट्रैक्ट किया, रिब केज को बाहर की तरफ निकाला। ठीक है, स्टर्नम को बाहर की तरफ निकाला। अब उसको सिंपल सी बात है दोबारा वापस अपनी जगह पर ले आओ, वापस अपनी जगह पर मतलब रिलैक्स कर दो। अभी कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब उसको रिलैक्स कर दो। अब रिलैक्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डायफ्राम दोबारा डोम शेप में आ जाएगा, लंग्स भी अपने ऊपर, मतलब जब हम रिलैक्स करेंगे तो लंग्स से सिंपल सी बात है वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। अब हवा की क्या टेंडेंसी है, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर जाना, तो रिलैक्स होकर क्या होगा, यहां से बाहर निकल जाएगी, लंग्स से बाहर निकल जाएगी हवा, सिंपल सी बात। चलो ठीक है, सो दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्शन ऑफ एयर फ्रॉम द लंग्स, एक्सपायरेशन। ठीक है, वी हैव द एबिलिटी टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले तो एक्सलेशन का फ्लो चार्ट देख लेते हैं। तो ये एक्सलेशन का फ्लो चार्ट है। ठीक है, एक्सलेशन का क्या है, ये फ्लो चार्ट है। पैसिव
प्रोसेस होता है। हाँ, इनहेलेशन में अगर तुम देखोगे मैंने यहाँ पे एक्टिव प्रोसेस लिख रखा है। एक्टिव प्रोसेस क्यों लिख रखा है? क्योंकि एनर्जी का खर्चा होता है इनहेल करने में, ठीक है। सिंपल सी बात है, डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करने में हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में एनर्जी जाएगी, बट अब दोबारा उनको अपनी स्टेट पे आना है तो उसमें क्या है, एनर्जी लगेगी। तो इसलिए पैसिव प्रोसेस है, कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, ठीक है। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन को फ्लो चार्ट से समझते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं मेंशन्ड है बट फ्लो चार्ट पे हम देखते हैं। ये है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। फोर्सफुल एक्सपायरेशन क्या होता है? जब तुम नॉर्मल से फोर्सफुल करके, मतलब जब एक्सपायरेशन नॉर्मल करते हो तो क्या है, इनहेल किया एक्सहेल किया, बट फोर्सफुली एक्सपायर करनी है, ठीक है, तो उसको बोला गया है फोर्सफुल एक्सपायरेशन। अब फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, एब्डोमिनल मसल्स है हमारे पास, एब्डोमिनल मसल्स हैं और ये क्या है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। अब उससे क्या होगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीजेस, थोरैसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ ये याद रखना कि जो अगर हम फोर्सफुली कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मली कर रही होती तो कोई एनर्जी नहीं लग रही है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। वैसे क्या है, एक्सलेशन में क्या हो रहा है, एक पैसिव प्रोसेस है, एनर्जी नहीं लग रही है और रिलैक्स होकर काम चल रहा है। यहाँ पर क्या है, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बिकॉज मुझे फोर्सफुली हवा को बाहर भेजना है, ठीक है। तो थोरैसिक वॉल्यूम कम करने के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना है, एक्टिव प्रोसेस है, ठीक है। एनर्जी का खर्चा होगा बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, मसल्स का। तो कौन सी मसल्स काम करती है, एब्डोमिनल मसल्स और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ पायरोमीटर। अब ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, इसको याद रखना पड़ेगा। एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 to 16 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व्ड इन ब्रीदिंग मूवमेंट्स कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग अ स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर वही डिवाइस है, देखो तुमने इनहेल किया एक्सहेल किया, अब आगे हम रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो क्या होती है कि हम अगर फोर्सफुली इनहेल करेंगे तो कितनी एयर मैं अंदर ले सकती हूँ, मेजरमेंट्स लाइक वॉल्यूम के मेजरमेंट ml में होगा, ठीक है। तो कितनी एयर मैं अंदर ले सकती हूँ उसका मेजरमेंट। नॉर्मल ब्रीथ करते हैं तो कितनी एयर अंदर ले सकते हैं, तो वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज आ जाता है। कैपेसिटीज में क्या होंगी कि मेरी लंग्स की कितनी क्षमता होगी, कैपेसिटी क्यों बोला गया है, लंग्स की कितना क्षमता होगी इनहेल करने की, एक्सहेल करने की, अपने पास क्या वॉल्यूम रखने की, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। अभी क्या पढ़ना है हमें, हमने इसके बारे में पढ़ा, चलो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज, ठीक है। अब सबसे पहले जो भी हमने ये टॉपिक पढ़ा है इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके ऊपर क्या क्या PYQs आए हुए हैं, ठीक है। अभी जो तुम्हें ये फ्लो चार्ट दिख रहा है ना, फ्लो चार्ट, यहाँ पर PYQ आया हुआ है, ठीक है। जो इनहेलेशन का ये फ्लो चार्ट है, ठीक है, इस तरीके से नीट 2020 में 2020 में क्या हुआ है, ठीक है, क्या हुआ है, इसके फ्लो चार्ट पे PYQ आया हुआ है, ठीक है जी। चलो ओके, हाँ, और एक और चीज, जो ये तुम्हारा डायग्राम है, डायग्राम में पूछा गया था 2013 में क्या पूछा गया था डायग्राम में, डायग्राम में जो ये लेबलिंग है ना ये पूछी गई थी, ठीक है। मतलब लेबल तो बिल्कुल परफेक्ट कर दिया था कि ए ये है, बी ये है, बट उसके फंक्शंस के साथ साथ पूछा गया था, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से याद रखना है। चलो अब हम कहाँ थे, इस पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, हाँ जी। चलो, बहुत ज़्यादा PYQs, हद से ज़्यादा PYQs इस टॉपिक पर आए हुए हैं और आगे वाले टॉपिक पर जिसमें एक डेफिनेशन है वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हद से ज़्यादा PYQs इस टॉपिक पर आए हैं, मतलब क्या ही, मतलब एवरी ईयर आना ही है ऐसे मान लो, ठीक है। तो इसको तो बहुत अच्छे से कर लेना। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल रेस्पिरेशन बोले तो नॉर्मली बैठे हो तुम यार, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो। इट इज अप्रॉक्स 500 ml। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। ऑन एन एवरेज एक हेल्दी पर्सन 12 to 16 टाइम्स पर मिनट ब्रीथ कर सकता है। अगर एक इनहेल और एक्सहेल में वो 500 ml का ले कर रहा है तो सिंपल सी बात है, 1 मिनट का निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 मिनट का निकालने के लिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगी 12 to 16 से, ठीक है। अब वो करके ये आ जाएगा, ठीक है। चलो हो गया। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, फोर्सफुली इनहेल करने की क्षमता, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद होता है, याद रखना ये। फोर्सफुली इनहेल इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम कितना कर सकते हैं, 2500 to 3000 ml, ठीक है। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन
फोर्सफुल एक्सपायरेशन बोले तो 1000 to 1100 ml, ठीक है। फोर्सफुली एक्सपायर कितना कर सकता है? फोर्सफुली एक्सपायर क्या हुआ कि वही हमने नॉर्मल ब्रीथ कर लिया है, अब उसके बाद मैं कितनी एयर एक्सपायर कर सकती हूँ फोर्सफुली, ठीक है, उसको बोलते हैं फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है जी। चलो, बहुत बहुत ज़्यादा PYQs आए हैं, उसको तो पूरा ही हाईलाइट करो, बहुत ज़्यादा PYQs आए हैं इसके ऊपर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये दोनों, ठीक है। ये 2024 में मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है, रीसेंट ईयर पूछा गया है, ठीक है। चलो, उसके बाद आती है हमारे पास क्या आती है? रेजिडुअल वॉल्यूम। अब तुम चाहोगे, अब सिंपल सी बात है, अगर एयर प्रेजेंट नहीं हुई कहीं जगह पर तो वो कोलैप्स कर जाएगी, कोलैप्स ही कर जाएगी, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम अपने लंग्स में कुछ ना कुछ एयर रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि वो कोलैप्स ना कर जाए, कोलैप्स ना कर जाए इसीलिए हम एयर रखते हैं। अब वो कितनी एयर रखते हैं हम? 1100 से 1200 ml, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर अ फोर्सफुल एक्सपायरेशन, चाहे फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लो, कुछ भी कर लो, ये रहेगी ही रहेगी, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में इतने मैकेनिज्म्स अच्छे बने हुए हैं कि भाई साहब अगर कुछ भी होता है तो भाई साहब लंग्स कोलैप्स नहीं करने देंगे हम, ठीक है। बाय एडिंग अ फ्यू रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स डिस्क्राइब्ड अबव वन कैन डेराइव्ड वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटीज। पल्मोनरी ये तो हुआ कि मैं फोर्सफुली इनहेल कितनी एयर अंदर ले सकती हूँ, ये है, ठीक है। अब कैपेसिटीज में क्या है? लंग की क्या कैपेसिटी रहेगी, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। विच कैन बी यूज्ड इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, सिंपल सी बात है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में काम आएगा, ठीक है। चलो, अब हाँ, एक और चीज़, ये जो वॉल्यूम्स हैं इनको हम मेजर कर सकते हैं स्पायरोमीटर से, वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज को मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। बट ना, इतना याद रखना कि जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको नहीं मेजर कर सकते हैं इससे। क्यों नहीं कर सकते हैं मेजर? क्योंकि रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा तुम्हारे लंग्स के अंदर रहती है, वो ना इन एंड आउट कुछ नहीं होता है उसका, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, सिंपल सी बात है, हाँ जी, ठीक है। तो अब आती है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, अगर तुम थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हुई? टीवी प्लस IRV। क्यों? एक तो हुआ कि नॉर्मली मैं कितना इनहेल कर सकती हूँ, एक हुआ फोर्सफुली कितना इनहेल कर सकती हूँ, तो यही तो हुई लंग की कैपेसिटी, यही तो हुई इनहेल करने की कैपेसिटी लंग्स की। द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अगर एक नॉर्मल एक्सपायरेशन की है उसके बाद में कितना इनहेल करती है, तो किताबी भाषा है, सिंपल सी बात है, मेरे लंग्स की क्या कैपेसिटी रहेगी कि वो कितना इनहेल कर सकता है। तो नॉर्मली तो इनहेल कर ही सकता है, और एक और है इंस्पायरेटरी रिजर्व्ड वॉल्यूम, जो कि फोर्सफुली भी इनहेल कर सकता है, ठीक है। बाकी ये डेफिनेशन है, देख लेना इसको भी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। नॉर्मल इंस्पायरेशन, एक नॉर्मल इंस्पायरेशन की, उसके बाद कितनी हम हवा मैक्सिमली छोड़ सकते हैं, मतलब दिस इंक्लूड्स टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेट। अब टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल तो ब्रीथ करके मैं बाहर एक्सपायर कर ही दूंगी, ठीक है, बट एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे पास फोर्सफुली एक्सपायर करके मैंने अंदर ली थी, उसको भी तो कर सकती हूँ ना, सिंपल सी बात है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर ERV प्लस RV क्यों लिख रखा है, इसके बारे में जानते हैं। ERV प्लस RV इसीलिए लिख रखा है, देखो अब मुझे ना फोर्सफुली एक्सपायर करना है, अब फोर्सफुली एक्सपायर करना है तो सिंपल सी बात है, क्या मैं RV को यूज करके फोर्सफुली एक्सपायर कर सकती हूँ? नहीं। तो अब फोर्सफुली एक्सपायर करने के लिए मुझे अपने लंग्स में ERV रखनी ही पड़ेगी। क्यों रखनी पड़ेगी? अब किसी मूवमेंट पे, मान लो किसी मूवमेंट पे एयर नहीं है, सिर्फ RV प्रेजेंट है, अब ERV ना होती तो मैं क्या करती? RV को बाहर निकाल देती, मेरे को फोर्सफुली एक्सपायर करना ही करना है, नहीं। इसीलिए लंग्स में एक ERV प्लस RV दोनों प्रेजेंट होती है, बट ERV क्या क्या है, फोर्सफुली एक्सपायर करने के पर वो निकल जाती है, बट RV का क्या है, RV नहीं निकलेगी क्योंकि वो प्रिवेंट कर रही है कोलैप्स ऑफ द लंग्स, बट ERV हमें फोर्सफुल एक्सपायर करने में हेल्प करती है। तो क्या होता है, दोनों ये प्रेजेंट होती है। नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते तो सिर्फ RV ही दिखती तुम्हें, क्योंकि अब ERV नहीं है। एक सेकंड, मतलब मान लो हमने फोर्सफुल एक्सपायर करके ERV निकाल दी है, ठीक है। अब अगले वाली ना, इसको अभी समझा देती हूँ मैं, अगले वाली को, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या है, मान लो मैंने एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया, फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने से ERV तो निकल गई है लंग से। अब ERV निकल गई है लंग से, अब क्या होगा, सबसे पहले मुझे ERV भरनी पड़ेगी। क्यों ERV भरनी पड़ेगी? देखो, अब ERV का क्या है, वो ERV प्लस RV दोनों लंग्स में रहती हैं, तो ERV में भरूंगी, उसके बाद मैं नॉर्मल इंस्पायर करूंगी, फिर उसके बाद इनहेल कर सकती हूँ मैं फोर्सफुली भी,
ठीक है, यही होती है वाइटल कैपेसिटी। बोला क्या है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन। फोर्स एक्सपायर करने के बाद मुझे सबसे पहले ERV भरनी पड़ेगी। क्यों भरनी पड़ेगी? क्योंकि भाई साहब वो हमेशा रहती है लंग्स में, ठीक है। दिस इंक्लूड्स ERV, TV प्लस IRV और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन। तुम ना इसको पूरा ही हाईलाइट कर सकते हो, ये तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि एक ही याद रखना, ठीक है, एक ही याद रखेंगे। मैंने फर्स्ट वाली याद रखी है, तुम फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, जो तुम्हें अच्छी लगे वो याद रख सकते हो। टोटल लंग कैपेसिटी क्या है? एक फोर्सफुली इनहेल लिया, फोर्सफुली इनहेल किया, अब लंग्स में कितनी हवा प्रेजेंट है, फोर्सफुली इनहेल करके अब क्या होगा, टीवी भी आई, IRV भी आई, ERV प्लस RV दोनों प्रेजेंट ही हैं, ठीक है। तो ये टोटल लंग कैपेसिटी होती है, ठीक है जी। चलो जी, अब हम बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है? अब सबको पता है कि alveoli आर द प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब पहले ये तो चिपका ले इसके अंदर, इस तरीके से तुम बनाओगे शॉर्ट नोट्स। कुछ नहीं, ज़्यादा डेफिनेशंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लिया है तो डेफिनेशंस की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, यहाँ पर चिपका दो भाई साहब। ये क्या है? तुम्हारी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स का, ठीक है। इस तरीके से अपने बुक्स में लिखोगे। हाँ जी, कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज, रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज। हाँ, एक और यहाँ देखो, ये क्या है? हमने लिखा है टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV, ठीक है। यही सेम चीज है, वाइटल कैपेसिटी प्लस RV लिखा हुआ है NCERT में भी। चलो, एक्सचेंज ऑफ गैस, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, और जब रिवाइज करोगे अच्छे से चैप्टर को पूरे, जब नोट्स रिवाइज करके NCERT अच्छे से पढ़ के जब तुम रिवाइज करने बैठोगे शॉर्ट नोट्स से, तो काफ़ी इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए चैप्टर रिवाइज करना, ठीक है। तो क्या करना है, शॉर्ट नोट्स देखने हैं, बाकी डायग्राम देखने हैं, कुछ ना समझ आए तो वही NCERT पे देख लेना है, ठीक है। इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आराम से रिवाइज होगा चैप्टर, ठीक है। तो आई होप अच्छा लगा होगा लेक्चर। सब्सक्राइब कर देना बायोबडी को, और अपने फेलो नीट एस्पिरेंट्स के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।